dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host Mohammed Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास न्यू करिकुलम बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है हमारे पास साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। स्टूडेंट हम सबसे पहले देखते हैं कि जो कोलैबोरेटिव है आखिर ये है क्या। स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है ना कोलैबोरेटिव, हमारे पास एक लफ्ज से निकला है जिसका मतलब होता है कोलैबोरेशन। क्या होता है? कोलैबोरेशन। ठीक है, अब ये जो कोलैबोरेशन है इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन हम उर्दू में कहते हैं ताउन करना। किसको कहते हैं? ताउन करना। स्टूडेंट्स ताउन क्या होता है? ठीक है, अब आपको ताउन कब करते हैं? ठीक है, ताउन करने का मतलब ये है उर्दू के अंदर कि वो ठीक है एक ऐसा काम जिसमें दो बंदे जो हैं ठीक है वो इकट्ठे मिलकर बैठकर कोई काम करते हैं, हम कहते हैं वो ताउन कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो एक उसकी बात को समझ रहा है, दूसरा उसकी बात को समझ रहा है। तो स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन का फायदा क्या होता है? कोलैबोरेशन का फायदा ये होता है कि चीजें हमारे पास मजीद से मजीद बेहतर तर होती चली जाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन जो है ये हर जगह हर फील्ड के अंदर बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे आप जो है वो ठीक है अगर आप स्कूल लाइफ के अंदर है ठीक है आप डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ आपका ताउन करना कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट करेंगे तो आपको जो चीजें मुश्किल लग रही हैं वो आपको आपके साथ के फेलोज हो सकता है उन्हें वो आपको समझा दें, ठीक है, उन्हें वो चीजें आती हो, और हो सकता है कि उन्हें कुछ चीजें ना आती हो, वो गलत पढ़ रहे हो और आप उनके साथ कोलैबोरेट करके आप उनको बेहतर बना सकते हैं। तो कोलैबोरेशन हमेशा जो है वो बेहतरी लाती है। तो स्टूडेंट्स साइंस के अंदर कोलैबोरेशन का क्या रोल है? जो साइंस के अंदर हमारे पास जो कोलैबोरेशन है ना हमारे पास ठीक है बहुत जरूरी है, क्योंकि साइंस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी साइंस है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं। ठीक है, और किसी पर्सन के बस की बात नहीं है कि वो पूरी साइंस के एस्पेक्ट्स को कवर कर सके। इसी वजह से हमारे पास जो है वो साइंस के अंदर जो है वो कोलैबोरेशन की जाती है। मुख्तलिफ फील्ड से जो है वो साइंटिस्ट जो है मुख्तलिफ अलग अलग फील्ड से साइंटिस्ट आते हैं, और जब भी किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी होती है तो वो तमाम डिफरेंट फील्ड के साइंटिस्ट जो है इकट्ठे होकर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, और फिर जाके जो है वो कोई भी रिसर्च जो है वो होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर भी यही है कि साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड में हमारे पास क्या है कि जो साइंस के अंदर मुख्तलिफ शोबे हैं, मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स हैं, जैसे हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर जो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का नाम दिया था, अगर आपको याद हो। डिसिप्लिन हम कहते हैं कोई भी एक शोबे को, किसी भी शोबे को कहते हैं। इंटर का मतलब होता है दो डिफरेंट चीजों के दरमियान, इंटरडिसिप्लिनरी दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के दरमियान हमारे पास जो कोलैबोरेशन है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन कहते हैं। और स्टूडेंट्स ये बहुत जरूरी है, हम इसको देखते हैं। वो कहते हैं कि साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, मतलब साइंस जो है इसके अंदर ठीक है ये क्या है, ये ताउन वाला शोबा है, ताउन वाली फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे लोगों को ताउन करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है इन विच द रिसर्चर, स्टूडेंट रिसर्च कहते हैं तहकीक को, रिसर्चर कहते हैं तहकीक करने वाले को। तहकीक का क्या मतलब है? ठीक है, खोज लगाने वाला। मिसाल के तौर पर आपको एक टॉपिक दे दिया गया है ठीक है कि बताएं कि ये बीमारी जो है किस वजह से होती है, क्यों होती है, आपने इस बीमारी पे तहकीक करके लानी है। ठीक है, तो ये रिसर्च है, तो आप उस पर तहकीक करने वाले आप हैं, तो आप क्या है? रिसर्चर हैं। ठीक है, फ्रेंड्स हमारे पास साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है जिसके अंदर हमारे पास जो रिसर्चर्स हैं कहां से? फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। ठीक है, वेरियस का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुख्तलिफ फील्ड्स कहते हैं शोबों को। मुख्तलिफ शोबों से जो है वो लोग जो है ठीक है रिसर्चर जो है तहकीक करने वाले वर्क टुगेदर इकट्ठे काम करते हैं टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स पेचीदा। ठीक है, अब हमारे पास साइंस जो है वो कोलैबोरेटिव फील्ड क्यों है, ये इसकी आप डेफिनेशन ही समझ लें। आप इसकी डेफिनेशन आपने इसको बुक में मार्क कर लेना है, जो फर्स्ट लाइन है इसकी। फिर साइंस हमारे पास कोलैबोरेटिव फील्ड इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो रिसर्चर्स हैं, जो तहकीक करने वाले इंसान जो मुख्तलिफ शोबों से हैं, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, क्यों काम करते हैं? ताकि पेचीदा से पेचीदा मसाइल को जो है वो हल किया जा सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स। स्टूडेंट्स इंटरडिसिप्लिनरी टीम से क्या मुराद है? वो टीम्स हमारे पास ठीक है जो कि मुख्तलिफ शोबों से, मिसाल के तौर पर जब हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगी। मिसाल के तौर पर हम एक चीज पर रिसर्च करने में हमें बायोलॉजी की एक टीम चाहिए, केमिस्ट्री की टीम चाहिए। ठीक है, तो जो बायोलॉजी की टीम है हम उसे कहेंगे बायोलॉजी डिसिप्लिन है। बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है ना, एक डिसिप्लिन है, तो बायोलॉजी की टीम है, ये केमिस्ट्री की टीम है। ठीक है, दोनों टीमें इकट्ठी वर्क करेंगे तो हम इसे कहेंगे इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स। मतलब ये वो टीम्स हैं जो कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन से बनाई गई हैं। ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स क्या करती हैं? कैन टैकल। टैकल का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुकाबला करना। ठीक है, निपटना। ठीक है, जो लोग टैकल कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, मसाइल को मोर एफिशिएंटली, ज्यादा बेहतर तौर पर। एफिशिएंटली का मतलब होता है ज्यादा मौसर अंदाज में, ज्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स जो है वो मसाइल को मैनेज कर सकती हैं। कैसे मैनेज कर सकती हैं? बाय लेवरेजिंग। स्टूडेंट्स लेवरेजिंग ये क्या लफ्ज है? ठीक है, लेवरेजिंग क्या है? लेवरेजिंग। ठीक है, लेवरेजिंग। ठीक है, आप इसे इस तरह से पढ़ना है, लेवरेजिंग। ठीक है, लेवरेजिंग।
ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स लेवरेजिंग वर्ड है ना, इसका मतलब होता है फायदा उठाना। क्या होता है? फायदा उठाना। अगर आपको नहीं पढ़ना आप दोबारा से पढ़ लें, ठीक है। लेवरजिंग, ठीक है, आप ये समझ लें, लेवरजिंग, ठीक है। ए साइलेंट आप यहाँ पे कंसिडर कर लें, लेवरजिंग, ठीक है। लेवरजिंग का मतलब क्या होता है? फायदा उठाना, ठीक है। बाय लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कहते हैं स्टूडेंट्स ताकत को, ठीक है। एंड एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज स्टूडेंट्स कहते हैं महारत को, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप ठीक है, जब मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मैं एक वर्ड का जो है मतलब बताता हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है। जब आप किसी भी चीज को समझते हैं, अगर आपको एक लाइन एक भी लफ्ज समझ ना आ रहा हो तो आपको चीजें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते होते, ठीक है। इसी वजह से मैं जो है वर्ड टू वर्ड आपको मतलब समझाता हूँ, जिस तरह इंग्लिश में आप वर्ड टू वर्ड जो है ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसका फायदा ये होता है कि आपको लाइन समझ में आ जाती है। जब आपको लाइन समझ में आ जाती है तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसे कि जो इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स है क्या करती है, मुख्तलिफ मसाइल से निपटती हैं, ठीक है। ज्यादा मौसर तौर पर कैसे हमारे पास लेवलिंग फायदा उठा के, किससे फायदा उठा के? स्ट्रेंथ से एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ईच डिसिप्लिन। हर डिसिप्लिन है ना, जो हर सब्जेक्ट, साइंस एक अलग, ठीक है, साइंस के अंदर जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, जब हम आगे एग्जांपल्स को देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हर डिसिप्लिन के अंदर, ठीक है, हर डिसिप्लिन की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उस स्ट्रेंथ से और उसकी जो महारत है, ठीक है, उससे हम फायदा उठाकर, ठीक है, जो इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम से निपट सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हम इसको आगे एग्जांपल्स में देखेंगे, ठीक है। वो कहता है इट ऑफन लीड्स टू क्विकर, क्विकर का मतलब होता है तेजी, क्विक, ठीक है, तेज, क्विकर तेजी से, ठीक है। एंड सस्टेनेबल, स्टूडेंट्स सस्टेनेबल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है पायदार। पायदार मतलब ऐसी चीज जो देर पा चले, ठीक है। स्टूडेंट्स जब हम साइंस में कोलैबोरेशन के तौर पर काम करते हैं तो हमारे जो जो जब हम मुख्तलिफ टीम्स काम करती हैं तो हम उसको हर लिहाज से देखते हैं। जब हम उस चीज को हर लिहाज से देख रहे होते हैं, ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम को जब हम हर लिहाज से देखते हैं तो फिर क्या होता है, उसके एक तो ज्यादा जल्दी और एक देर तक रहने वाले जो है वो हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, हल मिल जाते हैं, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स के, ठीक है, जब हम साइंस में कोलैबोरेशन के तौर पर इकट्ठे काम करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अब इसकी हम ना जो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। स्टूडेंट्स ये फिर वही इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, साइंस में क्या मुराद है इससे कि साइंसेस के अंदर मैंने आपको बताया मुख्तलिफ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन से मुराद है मुख्तलिफ शोबे हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ शोबे जो है वो आपस में मिलकर जो है वो कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है, ताउन करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसे हम इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हम इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन के हमारे बुक के अंदर जो है, ठीक है, वो डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो गिवन है। तो स्टूडेंट्स आएंगे करके इन एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्या मुराद है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लफ्ज है ना जीनोम, ठीक है, जीनोम किससे कहते हैं? स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर ना हमारा जो वरासती मादा है, मैंने आपको पहले बताया था, हमारी बॉडी के अंदर ना एक वरासती मादा होता है, उसे हम कहते हैं डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए का क्या मतलब होता है? मैंने पहले आपको बताया हुआ है ये बात, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या मतलब है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये डीएनए का मतलब होता है। अब हमारी बॉडी का जितना भी डीएनए है ना, ठीक है, कंप्लीट डीएनए को, ठीक है, कंप्लीट डीएनए को हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं, ठीक है। आपको जीनोम की डेफिनेशन अगर याद हो गई, ठीक है, कंप्लीट डीएनए ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड जीनोम, ठीक है। दोबारा साथ पढ़ें, कंप्लीट डीएनए ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड जीनोम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बॉडी के अंदर डीएनए है, ठीक है, ये किस चीज से मिलकर बनता है? ये बनता है न्यूक्लियोटाइड से। ये हमने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा, पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स जब हमने पढ़े तो हमने देखा वहां पे डीएनए और आरएनए है, उसकी एग्जांपल। अब जो डीएनए है वो किससे मिलकर स्टूडेंट्स बनता है? डीएनए हमारे पास मिलकर बनता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स आप सबने छोटे छोटे इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, जब इस तरह से मिलते जाते हैं तो हमारे पास डीएनए बनता जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ये जो डीएनए की सीक्वेंस है, अभी न्यूक्लियोटाइड की ना अलग अलग सीक्वेंस होती है, अलग अलग तरतीब होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, जब हम सारी तरतीब को मुतालिया करते हैं, ठीक है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर इस सारी तरतीब का मुतालिया किया गया स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बेसिकली 1990 में स्टार्ट हुआ था, 1990 में, और 13 साल लगे, तकरीबन 12 से 13 साल इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में लगे, ठीक है। स्टूडेंट्स आप देखते हैं जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इस एम का मतलब होता है मकसद होना। इसका क्या मकसद था? इस एम टू सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब से, ठीक है, तो सीक्वेंस तरतीब दिया जाए, एंड मैप, मैप का मतलब होता है नक्शा, मतलब किसी भी चीज को हाथ से नोट डाउन कर लें, ठीक है। मतलब ह्यूमन हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए है ना, उसके अंदर जो सीक्वेंस है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको आसान जुबान में बताने के लिए मैं आपको, ठीक है, बता देता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर डीएनए है ना, ठीक है, उसी न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होते हैं, बिल्कुल इस तरह समझ, एबीसी के 26 लेटर्स है ना, और 26 लेटर्स में से हमारे पास, ठीक है, अलग अलग तरह से ना लेटर्स मिले, मिसाल के तौर पर ए जी जी सी डी एक्स वाई ए बी, इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई।
अब हमारी बॉडी के अंदर हर डीएनए के अंदर ना, डीएनए के छोटे से हिस्से के अंदर अलग अलग ये तरतीब है, ठीक है। अभी तरतीब अलग अलग है, हमने क्या किया, सारी तरतीब को नोट डाउन कर लिया, इसे कहते हैं मैपिंग, ठीक है। तो हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, ये एम, इसका क्या मकसद है कि तरतीब दिया जाए और मैप किया जाए, जो तरतीब उसको लिखा भी जाए, ठीक है, द एंटायर ह्यूमन जीनोम, ठीक है। हमारे पास जितना भी इंसान का जीनोम है, जीनोम मतलब कंप्लीट डीएनए को, उसके सीक्वेंस को नोट किया जाए, उसको मैप किया जाए, ठीक है। अभी जो प्रोजेक्ट था इसका मुकम्मल हुआ था 2003 के अंदर, आपको स्टूडेंट्स एमसीक्यू आ सकते हैं और आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप इसको वैसे याद रखें कि 1990 के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो है वो हमारे पास साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड में इसकी एग्जांपल क्यों गिवन है, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसको साइंटिस्ट ने मुकम्मल किया। और ये हमारे पास जो प्रोजेक्ट था इसके अंदर, ठीक है, सिर्फ ये नहीं था कि, ठीक है, हमारे पास बायोलॉजिस्ट थे, मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग जो थे वो शामिल थे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल थे जिन साइंटिस्ट का, वो यहाँ पे जिक्र है कि कौन कौन से फील्ड से थे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इसमें हम, ठीक है, हम जिंदगी के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स का मुताला करते हैं। सो कि हम डीएनए का मुताला कर रहे थे तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से साइंटिस्ट जो है उसमें कोलैबोरेट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं, इन्हीं डीएनए का तो मुताला करते हैं, ठीक है, डीएनए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इन्हीं चीजों का मुताला करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारे पास जो है, ठीक है, एक यहाँ से साइंटिस्ट थे। उसके बाद जेनेटिक्स, जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा, ये हमारे पास बायोलॉजी के वो ब्रांचेस के अंदर खसूसियात का मुताला करते हैं कि खसूसियात जो है वालिदैन से बच्चों में किस तरह से मुंतकिल होती हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स जो है ये जीन से लफ्ज निकला है, जीन से, और जीन किसे कहते हैं, डीएनए का वो खास टुकड़ा जो कि खास प्रोटीन बनाने की सलाहियत रखता है, ठीक है, पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, दैट मेक्स अ स्पेसिफिक प्रोटीन। अब ये याद रख लें, डीएनए का वो हिस्सा जो कि खास प्रोटीन बनाता है उसे हम जीन कहते हैं, और जीन्स का जिस फील्ड में मुताला किया जाता है उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स से भी साइंटिस्ट जो थी। उसके बाद इंफॉर्मेटिक्स, स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इंफॉर्मेटिक्स में बनाते हैं बायोइंफॉर्मेटिक्स, ठीक है। बायोइंफॉर्मेटिक्स में मैंने आपको बताया था, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ, हम इस हमारा, ठीक है, बायोइंफॉर्मेटिक्स और बायोस्टैट्स, ठीक है, तकरीबन एक ही चीज है, हमारा आखिर वाला पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, वहां पे देखेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं ना किसी भी चीज पर, वहां पे हम जो है मैथमेटिक्स के टूल्स को अप्लाई करते हैं इंफॉर्मेटिक्स के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर साइंसेस, आपको पता है कि कंप्यूटर जो है इसका हर फील्ड के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब जब भी किसी सीक्वेंस को आप इतने बड़े पैमाने पर देखें ना, आप डीएनए को आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आप एक सेल को तो आम आंख से देख नहीं सकते, उस सेल के अंदर हमारे पास क्या है, उस सेल के अंदर हमारे पास छोटा सा न्यूक्लियस है, हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास फिर, ठीक है, अगर आप इंसान की बात करें बहुत सारे क्रोमोसोम्स पड़े हैं, ठीक है, और उन क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास डीएनए छुपा हुआ है। अब इतनी छोटी सी चीज, इसको आम आंख से तो देख नहीं सकते, हमें कंप्यूटर साइंसेस का तो सहारा लेना पड़ेगा। अब माइक्रोस्कोप के जरिए मैग्नीफाई करते हैं, वो मैग्नीफाई चीज हमें कहाँ पे नजर आती है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे नजर आती है ना, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस से हमारे पास जो है सारे डिसिप्लिन शामिल थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, वो हमारे पास साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड की एक एग्जांपल है, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो थे, जेनेटिक्स से, ठीक है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर साइंस से जो थी, ये जो डिसिप्लिन थे इन्होंने कोलैबोरेट किया और ताउन किया, और फिर जाके हमारे पास 12 से 13 साल के अंदर जो है वो ये प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हुआ था, ठीक है। स्टूडेंट्स हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो हमारे पास है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट, स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था, एक हमारे पास होता है वेदर और एक होता है क्लाइमेट। वेदर का मतलब क्या होता है, वेदर का मतलब होता है स्टूडेंट्स मौसम। क्लाइमेट हम कहते हैं आबो हवा को, किसे कहते हैं, आबो हवा को कहते हैं। स्टूडेंट्स मौसम, मिसाल के तौर पे से अब फर्ज करें कि गर्मियां चल रही हैं हमारे पास, स्टूडेंट्स गर्मियां चल रही हैं, तो एक दिन क्या हो गई है, बारिश हो गई है। जब एक दिन बारिश हो गई है तो मौसम जो है वो ठंडा हो गया। अब हम कहेंगे कि अब उस दिन का मौसम जो है वो ठंडा है, ठीक है, लेकिन फर्ज करें वो दिन जो है वो आप अगस्त का समझ लें, अगस्त है, अगस्त का एक दिन है और अचानक से बारिश हो गई, मौसम जो है वो ठंडा हो गया। अब उस दिन का मौसम जो है वो ठंडा है, लेकिन जब हम वेदर की बात करें, ठीक है, जब हम, ये वेदर है, जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, आबोहवा की बात करते हैं, तो हम फिर, ठीक है, साल की मौसमी कैफियत को देखते हैं। फिर हम कहते हैं कि मार्च से लेकर अक्टूबर से पहले पहले तक का इलाका जो, ठीक है, जो हमारे पास दौरानिया है गर्म होता है, ठीक है। अब हो सकता है इसमें कोई एक दिन जो है वो ठंडा भी आ जाए, ठीक है। वेदर जो है वो दिन के हिसाब से होता है, जबकि जो क्लाइमेट है वो साल के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट जो है स्टूडेंट्स आबोहवा को कहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि मौसम और आबोहवा में क्या फर्क है। अब क्लाइमेट चेंज रिसर्च, क्लाइमेट चेंज से मुराद है किसी भी इलाके की आबोहवा जो है जो चेंज होती है, क्लाइमेट चेंज होता है। स्टूडेंट जैसे कि हमारा कुछ आज जो क्लाइमेट है वो चेंज हुआ, जिस तरह हमारी जो पहले जो सर्दियां थी आमतौर पर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है, लेकिन अब जो है वो तकरीबन फोग जो है वो दिसंबर तक भी, ठीक है, दिसंबर तक भी जो है वो हमें ठीक से सर्दी जो है वो नहीं पड़ती, ठीक है, और फिर कई मरतबा, ठीक है, और बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है। अब जो है क्लाइमेट चेंज हुआ है, और ये इसमें किसका किरदार है, इसमें हमारी इंसानी सरगर्मियों का किरदार है। जंगलात को मुसलसल काटे जा रहे हैं, ठीक है, मुसलसल जो है गाड़ी का धुआं जो है फिजा के अंदर जा रहा है, ठीक है,
जब दरख्त कट रहे हैं तो जाहिर सी बात आलूदगी बढ़ रही है, जब आलूदगी बढ़ेगी तो आबो हवा तो जो है वो मुतासिर तो होगी, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स आबो हवा मुतासिर होगी तो इसके इंसानी जिंदगी पर बहुत मुज़र असरात जो हैं वो होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप ये हालिया दौर में आपने देखा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, गुज़श्ता सालों के अंदर सैलाब आए, ठीक है, और सैलाब से बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो तबाही हुई, ठीक है। अभी जो सैलाब वगैरह हैं ये किस वजह से आती हैं, आबो हवा की तब्दीलियों की वजह से तो आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी हमारे पास चीजें हैं जो हम करते हैं इससे आबो हवा जो है मुतासिर होती है। अब फर्ज करें कि रिसर्च है जिसको हम क्लाइमेट चेंज रिसर्च कह रहे हैं, कि हम देख रहे हैं कि आबो हवा जो है वो तब्दील क्यों हो रही है, किस तरह से हो रही है। तो अब इस रिसर्च के अंदर साइंस जो है वो किस तरह से कोलैबोरेशन का काम करेगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज है ये रिक्वायर का मतलब होता है तकाजा करना, ठीक है। क्या चाहती है, ये चाहती है कि कोलैबोरेशन ताउन हो अमंग मेनी डिसिप्लिन्स, बहुत सारे डिसिप्लिन्स के दरमियान, जैसे कि एटमॉस्फेरिक साइंस, ठीक है। एटमॉस्फेयर कहते हैं हमारे इर्द गिर्द जो हवा का जमीन के इर्द गिर्द पूरा गुलाफ है ना, हवा को से एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो जब इसमें हम एटमॉस्फेयर की साइंस का मुताला करते हैं, इसमें एटमॉस्फेरिक साइंस कहते हैं। उसके बाद इकोलॉजी है, इकोलॉजी को स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि इकोलॉजी जो है ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें इंसान का उसके माहौल के साथ, ठीक है, जिसमें जानदारों का उनके माहौल के साथ क्या ताल्लुक है इसका मुताला करते हैं, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स है हमारे पास, इकोनॉमिक्स हम कहते हैं माशियात को। माशियात मतलब एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें हम, ठीक है, फाइनेंशियल या पैसों के लिहाज से हम बात करते हैं कि कहाँ पे फायदा हो रहा है, कहाँ पे नुकसान हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया था जब माहौलियाती तब्दीलियां आती हैं, जब आबो हवा तब्दील होती है तो मुज़र असरात मुरतब होते हैं, ठीक है। सैलाब वगैरह आते हैं, जब सैलाब वगैरह आते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े पैमाने पर जो है माली लिहाज से नुकसान भी होती है, ठीक है, लोगों के घर भी उजड़ जाते हैं। तो उसमें हम इकोनॉमिक्स को भी एक फैक्टर को रोल करते हैं, इकोनॉमिक्स जो है वो वाला बंदा भी उसके अंदर हम शामिल करते हैं। उसके बाद सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम जानदारों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है, जानदार हम किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। तो सोशियोलॉजी को भी यहाँ पर शामिल किया जाता है, ठीक है, जिसमें हम इंसानों की सरगर्मियां देखते हैं कि इंसानों की सरगर्मियां जो है माहौल को तब्दील करने में किस तरह से असरअंदाज होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो क्लाइमेट चेंज रिसर्च है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये हमारे पास साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड की सेकंड एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स आए हम इसके थर्ड एग्जांपल देखते हैं, वो हमारे पास है मेडिकल रिसर्च। फ्रेंड्स मेडिकल रिसर्च है ये क्या है, मेडिकल रिसर्च डिपेंड्स ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। जो हमारे पास मेडिकल रिसर्च है, ठीक है, मेडिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन है, ठीक है, मतलब दो डिसिप्लिन के दरमियान क्या है, ताउन है। अब स्टूडेंट्स जो मेडिसिन है ना, अगर आप मेडिकल फील्ड्स को देखें तो मेडिकल फील्ड भी बहुत वास्ट है। कोई भी तकरीबन आप ये देखें ना, एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद उसके बाद हर फील्ड के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं। आंख का एक अलग से डॉक्टर होता है, कान का अलग से डॉक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप पेट का अलग से डॉक्टर होते हैं, दिल के अलग से डॉक्टर्स हैं, ठीक है, सांस की नाली के अलग से डॉक्टर्स हैं, ठीक है, इस तरह पेशाब की नाली के अलग से डॉक्टर्स होते हैं। तो ये जितने भी हड्डियों के अलग से डॉक्टर्स हैं हमारे पास, स्किन के अलग डॉक्टर्स हैं, इनफैक्ट बालों के अलग डॉक्टर्स होते हैं हमारे पास। तो मेडिसिन बहुत वास्ट है, और इतनी वास्ट है तो जब हम किसी भी इंसानी, ठीक है, किसी भी इंसानी ऑर्गन के ऊपर या फिर किसी भी बीमारी के ऊपर हम तहकीक करते हैं तो ये लाजमी नहीं है कि एक ही बंदा उसको तहकीक करेगा। वहां पर भी हमारे पास बहुत सारी जो है वो डिसिप्लिन से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वहां पर शामिल होते हैं उस तहकीक के अंदर। तो स्टूडेंट्स यही है, वो कहते हैं कि मेडिकल रिसर्च जो है वो डिपेंड करती है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन पर, दो डिसिप्लिन के दरमियान ताउन पर। मिसाल के तौर पर फ्रेंड्स तो कहते हैं कैंसर रिसर्च। फ्रेंड्स कैंसर का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कैंसर क्या होता है। कैंसर हम स्टूडेंट्स कहते हैं, जो लफ्ज है ना कैंसर हमारे पास, ठीक है, कैंसर हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। जब हमारे जिस्म के अंदर सेल्स की बेकाबू तकसीम होने लग जाए तो इसे हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। जब कैंसर होता है हमारे पास, सेल्स की बेकाबू तकसीम होती है तो मिलकर क्या बना देते हैं, गिल्टी बना देते हैं, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इसको आगे जो है हमारा जो सेल साइकिल के पूरा चैप्टर हम इसमें डिटेल से इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो कैंसर रिसर्च है इसके अंदर क्या शामिल है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। स्टूडेंट यहाँ पे आपने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपने इसको नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, कि ऑन्कोलॉजी क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन्कोलॉजी, ठीक है, ONCOLOG ऑन्कोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिससे हम कैंसर का मुताला करते हैं। आपने डिफरेंट तरह के कैंसर सुने होंगे, ब्रेन कैंसर, लंग कैंसर, ठीक है, हार्ट कैंसर, ठीक है, इस तरह डिफरेंट टाइप्स हैं कैंसर्स की, ठीक है। तो कैंसर्स क्या है, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ सेल्स है, जिसम के जिस हिस्से के अंदर ये हो जाए हम कहते हैं उसका कैंसर हो गया वहां पर, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स कैंसर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, मेडिकल रिसर्च जो है अगर हम कैंसर पे कर रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे। ऑन्कोलॉजिस्ट क्या, कैंसर कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, हमारे डॉक्टर्स के अंदर ना, ठीक है, आगे जब वो स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो उसमें हमारे पास अलग फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं, जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं ना उनको कहते हैं कंसल्टेंट डॉक्टर्स। मतलब वो गाइड कर सकते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां लिख सकते हैं, ठीक है।
तो कैंसर के कंसल्टेंट, कंसल्ट का मतलब होता है मशवरा देना, कंसल्टेंट मशवरा देने वाला, मतलब कैंसर के ऊपर जो बंदा अपनी राय दे सकता है। मैं तो अपनी राय नहीं ना दे सकता कैंसर के ऊपर, आप तो अपनी राय नहीं ना दे सकते, हम तो कैंसर के स्पेशलिस्ट नहीं है, ठीक है। तो कैंसर कंसल्टेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद में बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट जो है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास जिंदगी का मुताला करने वाले, ठीक है। हमारे पास बायोलॉजिस्ट के मुख्तलिफ फील्ड से लोग हो सकते हैं, बायोकेमिस्ट हो सकते हैं, फिर जो कि हम कैंसर का मुताला कर रहे हैं, सेल का मुताला कर रहे हैं, और सेल के अंदर हम बायोमोलिक्यूल्स का मुताला करेंगे, ठीक है। तो जिंदगी के मॉलिक्यूल्स का मुताला जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद ठीक है जेनेटिसिस्ट होंगे, जेनेटिसिस्ट में स्टूडेंट कौन है हमारे पास, ठीक है, जो जेनेटिक्स का मुताला करेंगे। उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास फार्माकोलॉजिस्ट होंगे, फार्माकोलॉजिस्ट हमारे पास जो फार्माकोलॉजी, ठीक है, जाहिर सी बात है हमने कैंसर पर जब तहकीक करें तो हमने कैंसर का इलाज भी तो देखना है कि उसका इलाज क्या है, तो उसका इलाज जो है दवाइयां है, और दवाइयां कहाँ पर है, फार्माकोलॉजी के अंदर है। तो पहले आपने इसको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। स्टैटिस्टिशियंस क्या है, स्टैटिस्टिशियंस, ठीक है, क्या हमारे पास है स्टैटिस्टिशियंस, ठीक है, आपने इसको ज़हन में रखना है। फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट फील्ड जो है हमारे पास, ठीक है, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट फील्ड स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन है। क्या है, स्पेस एक्सप्लोरेशन, आपने इसको ज़हन में रखना है। स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या है, स्पेस हम कहते हैं जमीन के इर्द गिर्द, ठीक है, हमारी जो खला है, ठीक है, जमीन के बाहर जो भी एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, उसे स्पेस कहते हैं। एक्सप्लोर का मतलब होता है, ठीक है, मालूम करना, किसी चीज को खोज कर निकालना, ठीक है, इसे हम एक्सप्लोर कहते हैं, ठीक है। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन से क्या मुराद है, हमने स्पेस के अंदर चीजों को खोज के निकालना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमारे पास बहुत सारे इदारे हैं, ठीक है, जैसे कि नासा, ठीक है, नासा स्टूडेंट्स, नासा हमारे पास एक अभी एक समझे अमेरिका के अंदर एक इदारा है, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने लिख दी, आप लोग भी बुक के ऊपर लिख लें, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लिख लें, नेशनल एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स अगर आपको स्पेलिंग नहीं आ रही, AERONAUTICS, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एरोनॉटिक्स कहते हैं हवा को, ठीक है, खला को, जो चीजें मुताला करते हैं, खलाई चीजों को, ठीक है। तो वो साइंटिस्ट जो खला में जाते हैं, ठीक है, उन्हें एरोनॉटिकल साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नासा की एब्रिविएशन क्या है, और उसके बाद ISS, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे पास जो होते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास नासा और ISS ये कुछ इदारे हैं, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व हैं साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड। अभी क्या करते हैं, खला में चीजों का मुताला करते हैं। जो खला में चीजों का जब हमने मुताला करना है, वहां पे हम सिर्फ जो है, ठीक है, एक फील्ड के बंदे नहीं चाहिए, वहां पे भी हमारे पास जो है वो साइंस कोलैबोरेटिव फील्ड के तौर पर काम आएगी। और मुख्तलिफ फील्ड से जो है हम इंसानों को लेते हैं, जैसे कि एस्ट्रोफिजिक्स। अब एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या मुताला करते हैं, हम मुताला करते हैं, ठीक है, स्पेस साइंसेस का, स्पेस में चीजों के, खला में मौजूद चीजों का मुताला करते हैं। उसके बाद प्लेनेटरी साइंस, प्लैनेट्स कहते हैं हम सियारों को, जिसका जमीन एक सियारा है, मरकरी, आपको पता है मरकरी वो सबसे करीब सियारा है सूरज के, उसके बाद एक वीनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है, और फिर हमारे पास, ठीक है, आगे जुपिटर है, जुपिटर से आगे इसी तरह हमारे पास प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अभी जो हमारे पास प्लैनेट्स है ना, अभी फ्रेंड्स आप लोगों को एक असाइनमेंट है, चलें, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपने मुझे पहले 5 प्लैनेट्स के नाम बताने हैं, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बता देंगे, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताने, और आपने इसको ज़हन में भी रखना है, ठीक है। प्लैनेट्स का आपको पता होना चाहिए। तो जिसमें प्लैनेट्स का मुताला करते हैं वो प्लेनेटरी साइंस है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास इंजीनियरिंग, जाहिर सी बात है, जब हम खला में चीजों को लेके जाने, जो चीजें बनाएंगे उसको इंजीनियर से बनाएंगे, तो इसमें इंजीनियरिंग हो गई। बायोलॉजी, ठीक है, जब हम खला में जाएंगे हम देखेंगे कि फलां सियारे के ऊपर जो है वो जिंदगी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो बायोलॉजिस्ट जो है इसके अंदर शामिल होंगे। उसके बाद मेडिसिन, जाहिर सी बात है वहां पे मेडिसिन की जरूरत तो होती ही है, इंसानों की सेहत जो है, ठीक है, वो खराब वगैरह होती है, ठीक है, तो वहां पे मेडिसिन जो है, मेडिसिन के लोगों की भी जरूरत होती है, आपने इसको ध्यान में रखना है। तो मुख्तलिफ फील्ड से जो लोग हैं, ठीक है, ये इन इदारों के अंदर काम करते हैं और स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इन तमाम लोगों की कंट्रीब्यूशन से जो साइंटिस्ट हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो कॉस्मोस का, ठीक है, इन्वेस्टिगेट कर सकें। स्टूडेंट्स कॉस्मोस किसे कहते हैं, आपके बुक में लिखा हुआ कॉस्मोस। कॉस्मोस आप इस तरह से याद रखें कि जितनी भी हमारे पास कायनात है ना, इन सबको, ठीक है, पूरी कायनात को हम कॉस्मोस के एक लफ्ज से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान रखें, जितने भी यूनिवर्स है, ठीक है, हमारे पास जमीन के अलावा बाकी की जो भी चीज है, ठीक है, हम उसको इस तरह से कह देते हैं कॉस्मोस है, ठीक है, कुल कायनात आप से समझ लें, ठीक है। तो उसमें हम उसके अंदर हजारों गैलेक्सीज हैं, ठीक है, हमने पहले भी देखी थी, ठीक है, हजारों गैलेक्सीज हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी और चीजें हैं, ठीक है, जिनका जो है हम यहाँ पर, ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो है वो ये इदारे जो हैं उनका मुताला देखते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, हमारे पास साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड की, वो है रोबोटिक्स एंड एआई। एआई स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और आप लोग डिफरेंट ऐप्स जो है उनके इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मेटा एआई हो गया, ठीक है, चैट जीपीटी हो गया। अब एक न्यूज ऐप है चाइना का डीप सीक, क्योंकि जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, डीप सीक हो गया,
तो ये जो सारी चीजें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। और जो हमारे पास रोबोटिक्स कहते हैं, जिसमें हम रोबोट्स की स्टडी करते हैं, रोबोट्स का मुताला करते हैं, उसे रोबोटिक्स कहते हैं। तो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसमें हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं वो कोलैबोरेशन के तौर पर काम करते हैं। दिस फील्ड इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। वो कहते हैं कि ये जो फील्ड है ये बहुत ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है। इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स है जो साइंटिस्ट हैं वो मिलकर इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स शामिल है? कंप्यूटर साइंस, जाहिर सी बात है, कंप्यूटर सारा कंप्यूटर का तो वर्क है। ठीक है, एआई के अंदर कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी आप इसके समझ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो कि हम कंप्यूटर साइंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो मैथमेटिक्स का इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद न्यूरो साइंस, स्टूडेंट्स न्यूरो कहते हैं हम ब्रेन की स्टडी को। ठीक है, हमारी जो ब्रेन की स्टडी है इसे न्यूरो कहते हैं। न्यूरो साइंस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक रोबोट है ना जो इसमें, ठीक है, एक रोबोट ने काम करना है, कोई भी काम करना है, तो अब हम उसको इंसानी मॉडल के ऊपर तैयार करते हैं। हम देखते हैं कि जो इंसानी दिमाग है वो किस तरह से पैगाम को ले रहा है, वो किस तरह से पैगाम आगे दे रहा है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस चीज को किस तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो इन सब चीजों को देखकर भी हम अपने रोबोट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, इसे हम न्यूरो साइंस कहते हैं, इसमें हम इंसानी दिमाग का मुताला करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में हम नफ्सियात का मुताला करते हैं। स्टूडेंट्स नफ्सियात से क्या मुराद है? नफ्सियात से मुराद है कि इंसान जो है वो किस सिचुएशन के अंदर किस तरह से डील करता है। जैसे हर इंसान की अलग साइकोलॉजी होती है। ठीक है, कोई इंसान जो है वो जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी इंसान को जो है गुस्सा आता ही नहीं, कोई बहुत जल्दी रोने लग जाता है, ठीक है, कोई रोता ही नहीं। अभी हर इंसान की अपनी जो है वो साइकोलॉजी है। अब साइकोलॉजी को हम रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपने डिफरेंट जो है वो चीजें देखी होंगी। ठीक है, अगर आप जो है कभी आपने, ठीक है, कन्वर्सेशन की हो अगर, ठीक है, मेटा एआई से या इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फीचर्स हैं इनसे, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपको इंसान की साइकोलॉजी के हिसाब से जो है उसको आंसर करते हैं। ठीक है, अगर जो है वो आप, ठीक है, अगर कोई चीज लिखते हैं आप ज्यादा गुस्से के अंदर, तो उसका रिस्पॉन्स उसी तरह से आता है। तो रोबोटिक्स है, इनको इंसान की साइकोलॉजी जो है वो आप समझने के तरीके से बता दी जाती है। ठीक है, तो इसमें साइकोलॉजिस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है सारी रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। अब ये जो कोलैबोरेशन है ना, ये जो ताउन है, हैज लेड, ठीक है, कहते हैं लेकर जाना, लीड की सेकंड फॉर्म होती है लेड। ठीक है, has led to significant का मतलब होता है बहुत अहम, ठीक है, एडवांसमेंट्स कहते हैं तरक्की को। ठीक है, अब ये जो कोलैबोरेशन है इस ताउन से क्या हुआ, ये जो ताउन है ये बहुत अहम जो है वो तरक्की की तरफ लेके गए हैं रोबोटिक सिस्टम्स। ठीक है, रोबोटिक सिस्टम्स में और किसमें? रोबोटिक सिस्टम जहाँ मतलब हमारे पास जो रोबोट्स हैं, आपने देखा होगा अब तो रोबोट्स जो है वो टीचर्स भी हैं। ठीक है, रोबोट्स प्रॉपर टीच करते हैं डिफरेंट होस्ट, आप देखें, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वहां पर रोबोट्स हैं वो वेटर के तौर पर, ठीक है, होटल्स के अंदर वेटर के तौर पर काम करते हैं, चीजों को सर्व करते हैं। ठीक है, और फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं। ठीक है, सारी चीजों को बेहतर तौर पर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, रोबोटिक सिस्टम्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है, ठीक है, ऑटोनोमस व्हीकल्स। क्या लफ्ज है? ऑटोनोमस व्हीकल्स। स्टूडेंट्स ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, इन्हें हम ड्राइवरलेस कार्स भी कहते हैं। मतलब ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनको चलाने के लिए सिर्फ ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब इनमें हमारे पास जो है अब बगैर ड्राइवर के अब कार चलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबल है रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। ठीक है, एक मशीन लर्निंग। स्टूडेंट्स मशीन लर्निंग से क्या मुराद है? मशीन लर्निंग से मुराद ये है कि, ठीक है, जिस तरह से आपने बारकोड रीडर देखे होंगे, अब बारकोड क्या वो चीज को स्कैन करता है और स्कैन करके वो बता देता है कि चीज हमारे पास है, कि इस प्रोडक्ट की कौन सी है ये। ठीक है, इसे मशीन लर्निंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर, ठीक है, जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है, थंब स्कैन जो है, ठीक है, वो आपके थंब जो है वो क्या करता है? स्कैन करते हैं, अंगूठा हाथ को स्कैन करता है, वो भी मशीन लर्निंग है। वो मशीन है जो आपको से इंफॉर्मेशन देने में से लर्न कर रही है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। आपने देखा होगा हम जो है बोलते हैं स्पीकर के अंदर, जो है उसी तरह से जो है वहां पे टाइप हुआ आ जाता है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मशीन लर्निंग है। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। तो इस सब के अंदर हमारे पास रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, हमारा टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है और आप क्या करें, इसकी पहली लाइन आप, ठीक है, जो साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड इसकी पहली लाइन आप तैयार करें डेफिनेशन के लिए, और बाकी नीचे से स्किप करके बाकी तमाम पॉइंट्स को आपने सारा करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।